हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिरोध और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। अब V ऐसे ही रहता है, R की तो वैल्यू है प्रॉपर ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए इंटू आई, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। और हम लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते थे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। यानी जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना धारा बढ़ेगी और या जितना धारा बढ़ाओगे उतना वोल्टेज बढ़ेगा। क्लियर है, ये बात बोली गई थी। लेकिन यहाँ पे कब, जब ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। यस और नो भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम कब लगा सकते हैं, जब हम इसको हटाएं तो क्या मिल जाए, कांस्टेंट मिल जाए, ठीक है ना। यानी ये जो पूरी की पूरी वैल्यू ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तभी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यस और नो। अदरवाइज अगर ये वेरी कर जा रहा है, यानी ये वेरी कर रहा है, तो क्या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, नहीं होगा। इस बात को पकड़िए कि अगर ये कांस्टेंट नहीं है तब ये चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स ये बात प्रूव नहीं होगी, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर ये वेरी कर रहा है, वेरी करेगा तो भैया ये बोल रहा था कि मैं जो V हूं मैं किसके अनुसार काम कर रहा हूं, I के अनुसार। लेकिन अगर ये वेरी करने लगेगा तो पूरी V की वैल्यू, ये चेंज हो ना हो, अगर ये चेंज हो रहा है तो भी तो V की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले समझिए मेरी बात को, मैंने बोला कि V की वैल्यू कह रही, V के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा हूँ, I पे। क्योंकि ये जो वैल्यू है हमेशा क्या है, फिक्स है, हर समय क्या है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो केवल और केवल इसमें चेंज आ सकता है, I बढ़ेगा घटेगा, उस अनुसार भी बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन अगर क्या हो गया कि अगर ये भी चेंज होने लगा तो फिर तो V के ऊपर दोनों का इफेक्ट पड़ेगा ना, I का तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में इसका भी पड़ेगा, है ना। यानी ये जो बात मैंने लिखी है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि V केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, I के ऊपर। ये बात गलत है, ये भी अब इसके ऊपर क्या करने लगेंगे, इफेक्ट डालने लगेंगे, है ना। लेकिन ये तब तक इफेक्ट नहीं डालेंगे, यानी तब तक इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक ये कांस्टेंट है। और जब ये कांस्टेंट है तो ये बात सही है। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने बोली, हाँ या ना। अच्छा, अब ये कांस्टेंट कब रहेंगे, पहले ये कंडीशन देख लेते हैं। ये कांस्टेंट कब रहेंगे, मेनली अगर हम क्या करें, उस चालक का, मतलब जो भी कंडक्टर लिए है उसका टेम्परेचर ना छेड़े, उसके ऊपर कोई अलग से जो भी प्रेशर है, प्रेशर जनरेट ना करें। समझ में आ रहा है, यानी सीधा सीधा जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट है या फिजिकल स्टेट है उसके ऊपर कोई भी चेंज ना लेके आए। समझ में आ रहा है, दैट मीन्स उसकी लंबाई में भी कोई छेड़छाड़ ना करे, उसके एरिया में भी कोई छेड़छाड़ ना करे, और उसके तापमान के साथ छेड़छाड़ ना करे, उसके दाब के साथ छेड़छाड़ ना करे, तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा ये, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि देखो m क्या है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बार बार बोलना पड़ेगा, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, उसके साथ साथ n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये समझ रहे होंगे आप, यूनिट वॉल्यूम। उसके साथ साथ टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसके साथ साथ ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ कंडक्टर। इसके साथ और कुछ बच रहा है, और तो कुछ नहीं है, ई है, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। ये पूरी कहानी है, कहाँ से निकाली है मैंने, यहाँ से, ठीक है। अब ये बातें ध्यान से समझिएगा। अब ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ कि ये कांस्टेंट होगा, ये चीजें वेरी करेंगी, तो इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये कब कब चेंज होती हैं, है ना भाई। लेंथ और एरिया का तो हमको पता है, लेंथ हो गया और एरिया कहाँ गया भाई, कहाँ गया एरिया, ये रहा एरिया, ठीक है ना, ये एरिया है। तो लेंथ और एरिया तो हम चेंज करेंगे तो चेंज होगा, है ना। मेरे लेंथ और एरिया में अगर चेंज आता है तो भी वैल्यू में चेंज आएगा, हाँ या ना। देखो दो चीजें तो प्योरली फिक्स है, m और e, ये चेंज नहीं होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं होगा। लेकिन ये चीजें चेंज होंगी, ये चीजें क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, और हो सकती नहीं, होती ही है।
अच्छा, ये एल और ये कब चेंज होगा? जब हम चेंज कर रहे होंगे, यानी वायर को चेंज कर रहे होंगे। अब मान लो एक वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या उस वायर की लंबाई अपने आप बढ़ेगी और घटेगी? नहीं। तो जब करंट फ्लो हो रहा है उस दौरान हम उसकी लंबाई और एरिया में तो कोई चेंज नहीं ला सकते मेनली, लेकिन उसके अंदर कोई चेंज आएगा भी नहीं, है ना। लेकिन ये दोनों जो दिख रहा है ये एक्चुअल में हो जाएंगे चेंज। भले ही करंट के अंदर वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और अगर कहीं से भी गलती से क्या चेंज हो गया? टेम्परेचर। तो आप जानते हैं टेम्परेचर चेंज होने पे ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? चेंज होते हैं। टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और जो औसत विश्रांति काल है यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होता है? घट जाता है ना। ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ाया तो एन की वैल्यू बढ़ेगी और टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी इन सब में मैंने बोला कि एम और ई ये तो एकदम फिक्स है, ये किसी भी अवस्था में नहीं बदलेंगे, लेकिन ये चारों के चारों चेंज होंगे, है ना। अगर मैं चाहता हूं कि ये चारों चेंज ना हो, क्योंकि मुझे क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। अगर मैं कांस्टेंट रखूंगा तभी ये बात प्रूव होगी, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूं कांस्टेंट रखूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चालक के भौतिक अवस्था को स्थिर रखना पड़ेगा, स्थिर रखना पड़ेगा, ठीक है, स्थिर रखना पड़ेगा। यानी फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर should be constant, ठीक है। अब ये फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती हैं? फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती हैं? जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर एंड आल्सो लेंथ एंड आल्सो एरिया। इन सबको हमको क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? कांस्टेंट। और अगर मैंने ऐसा किया कि इनके ऊपर कोई चेंज नहीं लाया तो देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तभी V क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। ओके। और इसी पूरी कहानी को जो मैंने बताई है, ये जो मैंने बताई है अपने मन से नहीं बताया, एक्चुअल में ये बताया है एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम साहब ने ये पूरा ऑब्जर्वेशन करके बताया। चूंकि देखिए आप अगर देखेंगे तो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? पीछे से हुई। हम लोगों ने देखा कि प्रतिरोध को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। क्यों पढ़ा? ताकि हम ये पढ़ पाए कि इसमें कौन कौन से चीज़ें चेंज हो सकती हैं और चेंज होने से कैसे कैसे चेंज आएगा। क्योंकि आप जानते हो कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर है अगर, तो अगर R में परिवर्तन होगा यानी R बढ़ेगा घटेगा तो सीधी बात है V पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि V इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ I इंटू आर, प्रोडक्ट ऑफ I इंटू आर। तो R में अगर बढ़ोतरी होगी तो V बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही I में अगर घटोत्तरी हो रही है तो V जब इफेक्टेड हो रहा है तो उसी तरह R में भी अगर बढ़ोतरी या घटोत्तरी होगी तो उसी तरीके से क्या होगा? V में भी चेंज आएगा। अगर R कांस्टेंट है यानी R में कोई बदलाव नहीं होगा, तभी V किस पे केवल और केवल प्योरली डिपेंड कर पा रहेगा? I पे। और कब नहीं होगा? तो जब हम क्या करेंगे? भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट्स को क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। फिजिकल स्टेट मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ और एरिया, किसके? कंडक्टर के। अगर कंडक्टर का जो टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ और एरिया क्या है? कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। और ये बात बोली गई थी जॉर्ज साइमन ओम द्वारा, और इसको बना दिया गया ओम का नियम, ठीक है ना। तो ओम का नियम क्या है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल, कि यदि कोई चालक है तो उस चालक के स्थिर भौतिक अवस्था पे जो उस चालक के अंदर क्या बह रही है धारा, वो एक्चुअल में क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके? विभवांतर के, ठीक है ना। इस चीज को हम लिख भी सकते हैं, बिल्कुल। आई होप समझ में आ गया होगा जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बोला था। तो चलिए इसको पहले नोट डाउन करेंगे, फिर मैं यहाँ पे नियम आपको छाप के दे दूंगा। तो जो भी मैंने बातें बताई यहाँ पे लिख दिया कि ओम का नियम क्या है, ओम्स लॉ, ये गिवन बाई है जॉर्ज साइमन ओम। स्टेटमेंट क्या है कि इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर विल बी कांस्टेंट देन वोल्टेज ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, ओके, इनसाइड कंडक्टर, ओके। यानी यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो तब चालक का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एंड अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएं तो क्या निकल के आ जाएगा? R। दैट मीन्स इसको सही फॉर्म में लिख लो, नहीं तो
पहले आई आ जाएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आर आई, ठीक है। और ये आई क्या, आर क्या है, ये आर और कुछ नहीं है, यही है प्रतिरोध, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको हमने अच्छे से पहचान लिया है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दुविधा नहीं है, ओके। आई क्या है, आई करंट है, और इसके साथ साथ वी क्या है, व्हाट इज द वी, वी क्या है, वोल्टेज है, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी हम बोल सकते हैं, ओके। आया समझ में। और जो भी चालक इस बात को मानता है, जो भी चालक इस बात को मानता है उसको हम लोग ओमी चालक बोलते हैं, और जो हम इस बात को यानी जो ओम के नियम को नहीं मानता है उसको अनओमीय चालक बोलते हैं, ठीक है ना, नॉन ओमिक कंडक्टर। और जो बात मानता है उसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, ओमिक कंडक्टर मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, फॉलो करे, ठीक है। और नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, ठीक है। अब मतलब समझिएगा, क्या मतलब है भाई, जो ये फॉलो कर रहा है कि हाँ मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसके अंदर हम वोल्टेज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, धारा बढ़ा रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। और जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे ही बढ़ रहा है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ऐसा नहीं कि इधर 2 पॉइंट बढ़ाया तो इधर 10 पॉइंट बढ़ रहा है, अगली बार 2 पॉइंट और बढ़ाया तो इस बार 20 पॉइंट बढ़ गया, अगली बार 2 पॉइंट बढ़ाया तो 5 ही पॉइंट बढ़ा, ऐसे नहीं, बराबरी में चेंजेस आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। बढ़ा रहा हूँ इधर भी बढ़ रहा है, लेकिन जितना मतलब हमेशा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है, कंटिन्यूअस चेंज है वो, ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस है। इधर 2 बढ़ाया मतलब 2 क्या बोलते हैं 2 एम्पियर की धारा बढ़ाई, इधर वोल्टेज 2 वोल्ट बढ़ा, इधर फिर 2 एम्पियर की धारा बढ़ाई तो इधर 4 वोल्ट बढ़ गया, इधर मैंने 2 एम्पियर की और बढ़ाई तो इधर 10 वोल्ट बढ़ गया पोटेंशियल। ऐसा नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए वो चीज जो बढ़ रही है। आई बात समझ में, यानी इंक्रीजमेंट भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो उस कंडीशन में उस कंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। इसका मतलब वो ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहा है। ओम्स का लॉ है ही यही कि भैया कंटिन्यूअस चेंज आना चाहिए। मैंने धारा बढ़ाई, वोल्टेज बढ़ा, लेकिन कैसा बढ़ रहा है, हर बार जितना इधर बढ़ा रहा हूँ उसी अनुसार इधर बढ़ रहा है, और बार बार ये कांस्टेंट है। आई बात समझ में। तो अगर उस कंडीशन में मैं ग्राफ बनाऊंगा V और I के बीच में, तो ग्राफ कैसा होगा, सीधा होगा। आई बात समझ में, स्ट्रेट लाइन होगा। और जो इस बात को मानेगा वो क्या होगा, ओमिक कंडक्टर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा कि मेनली जैसे जानते हैं कि I है और ये V है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ग्राफ है और ये ग्राफ क्या कर रहा है, यहाँ पे स्लोप क्रिएट कर रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो इसका स्लोप क्या होगा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू होता है y/x। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y पे कौन सी क्वांटिटी है, v, और नीचे क्या होगा I। अगर मैं यहाँ से I को इसके नीचे भेज दूँ तो क्या मिलेगा, v/i इज इक्वल टू क्या होता है, r होता है ना। v/i मतलब क्या मिल गया, r। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर हम वोल्टेज और करंट का क्या निकालें, स्लोप निकालें, तो वही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है ना। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, क्लियर है ये बात। और ये देखिएगा, ये फॉलो कर रहा है ना, हर जगह जो चेंजेस आ रहे हैं वो हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, हाँ या ना। ऐसा कहीं पे नहीं हो रहा है कि कहीं पे ज्यादा हो गया कहीं पे कम, बराबर तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, बढ़ रहा है, इंक्रीजमेंट आ रहा है तो बराबर आ रहा है। यानी इस कंडीशन में जो कंडक्टर होगा, जो ये बात मतलब जिसके लिए मैंने ये ग्राफ बनाया है, तो ये कैसा कंडक्टर होगा, ओमिक कंडक्टर होगा। क्लियर है, आई बात समझ में। और अगर मान लीजिए हमने ग्राफ बनाया, कुछ ऐसा बन गया कि यहाँ पे गया ऐसे हो गया, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक तो सीधा गया, तो यहाँ तक तो ओम की बात मान रहा था, लेकिन यहाँ से इसने ऐसे रूप दिखा दिया, दैट मीन्स क्या कर गया, वेरी कर गया। तो इस कंडीशन में यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर माना जाएगा। दैट मीन्स होल, अगर मैं ऑब्जर्वेशन देखूँ तो क्या हो गया, नॉन ओमिक कंडक्टर। दैट मीन्स रेजिस्टेंस के अंदर कोई ना कोई क्या आ चुका है, चेंज आ चुका है। यहाँ पर रेजिस्टेंस अभी तक क्या था, कांस्टेंट था। अगर ध्यान से देखा जाए तो स्लोप हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह पे स्लोप। मैं दिखाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो बारी बारी स्लोप निकाल के दिखाऊंगा भी। तो हर जगह पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप इज नथिंग बट इट इज अ रेजिस्टेंस। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है हर जगह, यानी यहाँ पे थीटा है, तो किसी भी पॉइंट पे जाके मैं अगर क्या करूंगा, निकालूंगा। चलिए निकाल लीजिए स्लोप। कैसे निकालते हैं हम, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के मतलब हम क्या निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो स्ट्रेट लाइन पे वही लाइन क्या हो जाती है, यही हो जाती है। और इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा तो फिर से क्या मुझे मिलेगा, थीटा ही मिलेगा मुझे।
फिर से क्या मिलेगा, थीटा। फिर इस पॉइंट पे देखूंगा तो यहाँ भी क्या मिलेगा, मुझे थीटा ही मिलेगा। इस पॉइंट पे देखूंगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, थीटा। तो स्लोप हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, और हर जगह कांस्टेंट है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो बढ़ोतरी हो रही है यानी इंक्रीजमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे तो स्लोप क्या हो गया, चेंज, और चेंज हो गया इसका मतलब अब वो नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया है। दैट मीन्स ओम के नियम की को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो ओम का नियम क्या है, ओमिक कंडक्टर किसको बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर किसको बोलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।